पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज के मानव और अन्य जातियों के विकास कैसे किस क्रम में हुए और किस स्टेज से गुजरे और आज की स्थिति में मानव हैं, इस संबंध में युवाल नोह हरारी जो एक विश्व प्रसिद्ध राइटर हैं, जिनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है और जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और जियोलॉजिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि मनुष्य जो करोड़ों साल अरबों साल करोड़ों साल पहले था, वहाँ से आज तक की यात्रा किस किस क्रम में की, कैसे कैसे उसका विकास हुआ और कैसे आज की स्थिति में है और फ्यूचर में भी क्या हो सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ और कैसे एक ऐप जो था बंदर की प्रजाति थी, उससे आज का मानव इस स्थिति में किन परिस्थितियों में और किन कारणों से आया। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो लगभग माना जाता है कि लगभग 14 अरब वर्ष पहले, यानी 13.5 अरब वर्ष पहले, पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल यानी मटेरियल, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये 4 चीज़ें अस्तित्व में बिग बैंग के जो घटना हुई उसके बाद अस्तित्व में आए। विश्व के इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम नामक जटिल संरचनाओं में संयुक्त होने लगे, इकट्ठा होने लगे, एनर्जी और मटेरियल्स। और इनके जो बाद में एटम के जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें संयुक्त हो गए एटम्स, अणु, और उनकी परस्पर क्रिया जो होती है उसकी जो प्रक्रिया की कहानी को हम रसायन शास्त्र कहते हैं। लगभग अरबों वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस संरचना की कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले, आज से लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज़्यादा विस्तृत संरचनाओं को रूप देना शुरू किया, जिन्हें संस्कृति के नाम से यानी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इन मानवीय संस्कृतियों के लगातार हो रहे विकास को, जो विकास हुआ उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों में ने आकार दिया। पहली क्रांति थी मानव जीवन का, वह था कॉग्निटिव रिवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति, जो लगभग 70,000 साल पहले क्रियाशील हुई। उसके बाद दूसरी क्रांति थी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति, जो आज से लगभग 12,000 साल पहले गति पकड़ी। और तीसरा है वैज्ञानिक क्रांति, जो सिर्फ आज से 500 साल पहले शुरू हुई और शायद इतिहास को ख़त्म भी कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज़ की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मानव और उसके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया, यह हम इस आगे देखते हैं। पहला जो विकास हुआ मानव का, पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका के एक आरंभिक जीन्स, जिसे ऑस्ट्रोलोपिथिकस यानी एप्स, ऑस्ट्रोलोपिथिकस यानी एप्स से हुआ। होमो सेपियंस इंसानों की एकमात्र प्रजाति नहीं थे। इंसानों की अलग अलग कई प्रजातियां एक साथ दुनिया के कई जगहों पर इवाल्व हुए थे।
जैसे कि होमो नियंदरथल्स जो यूरोप के ठंडी जगहों पर रहते थे, होमो इरेक्टस जो एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में रहते थे, और होमो सोलेंथिस जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में रहते थे, जो उष्ण कटिबंधीय जीवन के अनुकूल थी। एक और अन्य इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोरेस में बौने कद का प्रजाति होमो फ्लोरेसेंथिस रहते थे। बाकी ऐसे ही ह्यूमंस की कई प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, लेकिन आज मनुष्य की सिर्फ एकमात्र प्रजाति होमो सेपियंस ही दुनिया की सबसे डोमिनेंट स्पेसीज बन गई है। यानी होमो जेंस है और सेपियंस उसकी प्रजाति यानी स्पेसीज है। हमारे डोमिनेंस की शुरुआत हुई कॉग्निटिव रिवोल्यूशन यानी संज्ञानात्मक क्रांति से। होमो सेपियंस जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, खाना और आश्रय की तलाश में उनको लगातार शिकार करना पड़ता था। शुरुआती दौर में होमो सेपियंस खाने की श्रृंखला का सिर्फ एक हिस्सा थे। वे अपने से कमज़ोर जानवरों का शिकार करते थे। जो बड़े ताकतवर जानवर जैसे शेर, बाघ, शार्क जैसे बड़े आकार के जो जानवर थे, उन खाद्य श्रृंखला के सबसे बड़े बादशाह थे। लेकिन आग की खोज ने इस परिस्थिति को बिल्कुल बदल दिया। आग के आविष्कार से पहले होमो सेपियंस शिकार करके कच्चा खाते थे और कुछ जंगलों में जो नट्स और फ्रूट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके नेचुरल वे में जो थे उनको इकट्ठा करके संग्रहण करते थे, उससे अपना खाना का काम चलाते थे। कच्चा खाने के कारण इनको खाने में और पचाने दोनों में समय ज़्यादा लगता था। इससे उनके दांत बड़े होते थे और डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है उसका समय भी बहुत बड़ा होता था, लेकिन उनके दिमाग की साइज़ छोटी होती थी। आग की खोज के बाद होमो सेपियंस पकाकर खाने लगे और खाने और पचाने दोनों में समय कम लगने लगा। इससे सेपियंस का इवोल्यूशन यानी विकास ऐसा हुआ कि उनके दांत का साइज और उनके पाचन की जो इंटेस्टाइन है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पचाने का जो समय था वह कम होने लगा और उनके दिमाग का साइज बड़ा होने लगा। ब्रेन का साइज बड़ा होने से उनके सोचने की क्षमता भी बढ़ने लगी। उन्हें अपनी सोच के मदद से आपस में कोऑपरेट करने के लिए एक साइन लैंग्वेज यानी संकेत का भाषा की डिस्कवरी हुई। वो इस तरह तरह की आवाज़ें, इशारों और संकेतों से बात करना समझ लिए। साथ में ही वे अपने से बड़े जानवरों को मारने के लिए कई तरह के नए औजार पत्थरों के बना लिए। सामाजिक जागरूकता, तेज दिमाग और आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए जो साइन लैंग्वेज का विकास किए, उसकी मदद से सेपियंस आपस में कोऑपरेट करने लगे और वे अपने से ज़्यादा बड़े जानवरों को भी मारने लगे। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन ने सेपियंस को खाद्य श्रृंखला का अब बादशाह बना दिया था। जब सेपियंस दूसरे मनुष्यों के संपर्क में आए तो इसके बारे में दो सिद्धांत हैं। पहला है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जिसके अनुसार सेपियंस ने उन प्रजातियों के साथ इंटरब्रीड किया यानी रिलेशन बनाए, या दूसरी थ्योरी है एक्सटिंक्शन थ्योरी यानी समाप्ति कर दिया। सेपियंस ने बाकी जानवरों को की तरह उनको भी मार गिराया। और इनमें से जो भी सच हो, आज मनुष्य की सिर्फ एकमात्र प्रजाति बची है, वह है सेपियंस यानी हम। बढ़ती आबादी, खाने की तलाश और आग की खोज ने सेपियंस को ठंडे इलाकों में माइग्रेट करने पर मजबूर किया। वो यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में चले गए, बढ़ने लगे आगे। यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में रहने वाले
मैमथ यानी हाथी, जो बहुत बड़े हाथी होते थे, उनको सेपियंस होमोसेपियंस के पहुंचने के तुरंत बाद ही विलुप्त हो गए वो। और इन बड़े बड़े जानवरों को विलुप्त होने का कारण यह था कि इनके पैदा होने और बड़े होने में काफ़ी समय लगते थे। अगर सेपियंस हफ्ते में एक मैमथ का भी शिकार करता तो वह मैमथ कुछ सालों में विलुप्त हो जाती। सेपियंस रसिया के साइबेरियाई क्षेत्र में चलते हुए अमेरिका के अलास्का क्षेत्र पहुँचे। फिर गर्मी के दिनों में ग्लेशियर पिघलने के बाद वो नॉर्थ अमेरिका से दक्षिण अमेरिका पहुँचे। सेपियंस जहाँ भी गए वहाँ के बड़े जानवर विलुप्त होते पाए गए। जैसे सेपियंस इंडोनेशिया से होते हुए नाव से ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे, तो कुछ ही समय बाद वहाँ के बड़े जानवर जैसे डिप्रोटोडन, मार्सुपियल, लायन, ग्लाइप्टोडन, एलिफेंट बर्ड आदि जैसे जानवर खत्म हो गए। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन यानी बौद्धिक या संकेतनात्मक विकास के बाद जो नेक्स्ट बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सेपियंस के जीवन में आया वह था एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन यानी खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत लगभग एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज से लगभग 12,000 साल पहले हुई। तुर्की के पास गेहूं, चावल, बाजरा उगाने जाने लगे। नॉर्थ अमेरिका में मकई, फलियां और साउथ अमेरिका में आलू उगाया जाने लगा। अफ्रीका में बाजरा उगाया जाने लगा। नॉर्थ अमेरिका में मकई, चीन में चावल, बाजरा उगाया जाने लगा। इन जगहों पर फार्मिंग की शुरुआत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ फार्मिंग के लिए जो जानवर चाहिए होते वे उपलब्ध थे, जैसे ऊंट, गाय, बैल, बकरी आदि। कृषि क्रांति के लगभग 2000 साल बाद सेपियंस प्रजाति के ज़्यादातर लोग शिकार को छोड़कर फार्मिंग करने लगे। फार्मिंग में समय और मेहनत ज़्यादा लगती थी, इसलिए सेपियंस समूह एक जगह बसने लगे। और पहले जब सेपियंस शिकार किया करते थे तो वो खाना बदोशों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, कोई उनका अस्थायी निवास नहीं था। इसलिए जब एक जगह बसने लगे तो ज़्यादा बच्चे पैदा करना और पालना उनके लिए कठिन था। लेकिन जब सेपियंस फार्मिंग करने लगे, समूहों में रहने लगे, तो उनके लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना आसान हुआ। साथ ही खेती से पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध हो जाता था। लेकिन कृषि क्रांति ने व्यक्तिगत होमो सेपियंस की जीवन को बेहतर बनाने की जगह और कठिन और दुर्लभ बना दिया और वो दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगे। कृषि क्रांति से पहले सेपियंस को मीट, फ्रूट और नट्स खाकर सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते थे जो जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। लेकिन कृषि क्रांति के बाद सेपियंस सिर्फ कुछ क्रॉप्स और फ्रूट्स पर आधारित रहने लगे, इसलिए उनको सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते थे। जहाँ पहले शिकार करने के लिए उनको हफ्ते में 30 घंटे काम करना पड़ता था, वहीं फार्मिंग करने के लिए हफ्ते में 60 से अधिक घंटे काम करने होते थे। पहले उनको जलवायु से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो जलवायु पर आश्रित हो गए। साथ ही उनकी आहार कमज़ोर होने और जानवरों के संपर्क में आने से उनके बीच बीमारियां फैलने लगीं। इतने नुकसान होने के बावजूद भी सेपियंस कृषि छोड़कर वापस शिकार की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि शिकार से खेती तक का सफ़र इतना क्रमिक था कि इनको कई साल लग चुके थे। उनको शायद याद ही नहीं रहा कि कभी वो भिन्न तरीके से जीवन यापन किया करते थे। अब सेपियंस फसलें उगाने की योजना बनाने लगे। फिर भी अगर फसल अच्छा नहीं हुआ तो क्या उनको टेंशन सताने लगी। कृषि क्रांति के बाद जनसंख्या वृद्धि से सेपियंस की विकासवादी सफलता तो मिली, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको नुकसान ही झेलना पड़ा और एक तरह से व्यक्तिगत तौर पर उनको सफ़र करना पड़ा। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति से पहले सेपियंस के समूह छोटे होते थे, इसलिए उन्हें आपस में सामंजस्य करना आसान था। लेकिन कृषि क्रांति के बाद उनकी जनसंख्या बढ़ गई, समाज जटिल होने लगा, जिसे
कोऑपरेट करना, आपस में सामंजस्य बनाने के लिए सेपियंस यानी मानव ने इमेजिनरी रियलिटी और इमेजिन मिथ का आविष्कार किया, यानी काल्पनिक वास्तविकता और काल्पनिक भ्रम, एक तरह से मिथ का आविष्कार किया है। यानी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना जो कि वास्तव में है ही नहीं, जैसे पैसा, धर्म, शक्तिमान देवता आदि। ये सभी एक कहानी के रूप में थी, इसलिए सेपियंस को इस पर विश्वास करना जाहिर सा लगने लगा। चूँकि आपस में कोऑपरेट करने का यही एक बेहतर माध्यम था, इसलिए अब होमो सेपियंस डुअल रियलिटी में रहने लगे, जैसे फिजिकल रियलिटी और इमेजिनरी रियलिटी। फिजिकल रियलिटी जैसे प्रकृति है, नदी है, पेड़ हैं, जानवर हैं, पत्थर है, ये सब फिजिकल रियलिटी। और एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रियलिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि धर्म है, ईश्वर है, देश है, कानून है, ये सब इमेजिनरी रियलिटी हैं। ये वास्तविक में इसको देखा नहीं जा सकता। ये सब रियलिटी वास्तव में है ही नहीं, ये सिर्फ इमेजिन है। होमो सेपियंस इमेजिन्ड रियलिटी को फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, यानी कल्पनाओं पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। सेपियंस के लगातार बढ़ते रहने वाले जनसंख्या वृद्धि, उनके सेटल्ड होते रहने से समाज में अलग अलग बदलाव आने लगे। उनके बीच संपत्ति को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, इसलिए आर्मी का गठन हुआ। आर्मी संचालन के लिए उनका हेड या मुखिया बना। वह हर कोई राजा, बादशाह या मुखिया कहा जाने लगा। चूँकि आर्मी सिर्फ लड़ने की तैयारी या समाज को व्यवस्थित करते थे, उनके संचालन के लिए टैक्स कलेक्शन का सिस्टम लाया गया। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उनके प्रशासन के लिए कानून बनाया गया। ये कानून यानी लॉ समय के साथ बढ़ते गए, एडमिनिस्ट्रेशन और गहरा होता गया, जिससे समाज में एक हायरार्की डेवलप हुआ, मनुष्यों का एकीकरण। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ने लगी, उनके इमेजिन मिथ भी बढ़ने लगे, यानी काल्पनिक मिथ बढ़ने लगे। छोटी संस्कृति धीरे धीरे बड़ी संस्कृति बन गई, और उस बड़ी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एम्पायर यानी साम्राज्य बनने लगे। अब बड़े साम्राज्य को बनाने के लिए ऐसे माध्यम की ज़रूरत थी जो अलग अलग सेपियंस के समूह को एकजुट कर सके। ऐसे कई माध्यम हैं जो आज भी अलग अलग होमो सेपियंस यानी मनुष्यों को एकजुट करते हैं, जैसे पैसा, राजनीति, धर्म। पैसा, हम चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन पैसे के लिए एकजुटता हम सब में है। पैसा सभी को चाहिए। हम रोज़ सुबह पाकिस्तानियों को मिटा देना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यापारिक सौदा हमारे सामने आ जाए जहां पाकिस्तानी रुपये में लेन देन करना पड़े, तो हम अपने लाभ के लिए ये सौदा ज़रूर करते हैं। और ऐसा ही एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी भी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पैसे में साझा विश्वास करते हैं, यानी हम पैसे में जो कि एक इमेजिनरी चीज़ है, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। शुरुआत में व्यापार करने के लिए बेटर सिस्टम यानी अदला बदली का एक सिस्टम चलता था। जैसे कि एक व्यक्ति अगर सेब उगाता है, दूसरा व्यक्ति बकरियां पालता है, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज करके अपने ज़रूरत की ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन समाज बड़ा होने के कारण और ज़रूरतें भिन्न होने की वजह से ये दिक्कत भरा था। इसलिए मनी यानी पैसा यानी मुद्रा का आविष्कार हुआ। शुरू के कुछ संस्कृतियों में लोग जौ को पैसे के रूप में लेन देन शुरू किए, बाद में कौड़ियों में लेन देन करने लगे, उसके बाद लेख पत्र, उसके बाद सोने चांदी जैसे कीमती सामान, फिर सिक्के पर एडमिनिस्ट्रेशन का साइन हुआ करता था। अब पैसों पर सरकार द्वारा वैध किसी अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर होता है। राजनीति, एम्पायर, राजा, बादशाह,
शासकों और उसकी आर्मी ने बहुत सालों तक छोटे छोटे दूसरे संस्कृतियों और विश्वासों को मारने वालों पर राज किया और उन्हें सामान्य कानून बनाने पर मजबूर किया। छोटे छोटे संस्कृतियों को खत्म करके एक राजा, एक बादशाह या शासकों ने बड़े बड़े साम्राज्य व सामान्य संस्कृतियों का विकास किया। कई जनरेशन बाद जब छोटी संस्कृति वाले लोगों को यह याद भी नहीं रहा कि उनका मूल संस्कृति क्या था, या तो वो शासकों के संस्कृति को अपना चुके थे या वह अपना मूल संस्कृति भूल चुके थे। कई जनरेशन बाद राजा का जो फोर्स किया हुआ या जबरदस्ती थोपा गया या अपनाया गया हुआ संस्कृति था, उसी को लोग फॉलो करने लगे। जैसे भारत में कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। उन्होंने अपने कानून, सिस्टम, भाषा को ज़बरदस्ती भारतीयों पर लागू किया। ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन आज भी भारतीय उनके भाषा अंग्रेजी का उपयोग करते हैं और उनके दिए हुए प्रशासनिक व्यवस्था सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऐसे ही रोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और मुग़ल एम्पायर ने किया। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद जब मनुष्य सेटल हो गए थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए जो वातावरण या जलवायु परिवर्तन था उस पर निर्भर थे, जलवायु पर निर्भर थे, क्लाइमेट पर निर्भर थे। इसलिए जब भी कोई बीमारी या आपदा उनके बीच आती तो उससे बचने के लिए मनुष्यों ने अपने इमेजिन गॉड यानी काल्पनिक भगवान या देवता का आविष्कार किया। और ये ढेर सारे जो देवता व गॉड थे शुरू में स्थानीय हुआ करते थे, जैसे कि रेन गॉड यानी वर्षा का देवता, फर्टिलिटी गॉड, सन गॉड आदि। समाज का संरचना जटिल होते होते इन भगवानों की संख्या, ईश्वरों की संख्या, देवताओं की संख्या बढ़ गई। समाज में पॉलीथीज्म यानी बिलीव इन मेनी गॉड्स आ गया। यानी पॉलीथीज्म यानी कई ईश्वरों में, कई देवताओं में एक साथ विश्वास करना, ये कहा गया। दूसरा है मोनोथीज्म यानी बिलीव इन वन गॉड। ये पॉलीथीज्म से ही आया। जैसे यहूदी, क्रिश्चियन, इस्लाम में ये तीनों ही मोनोथिस्ट रिलीजन यानी एक देवता में विश्वास करने वाले धर्म हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐसे रिलीजन्स का भी आविष्कार हुआ जो काल्पनिक देवताओं से ज़्यादा जो प्राकृतिक कानून था उस पर यकीन रखते थे। जैसे बुद्धिज़्म में जो काल्पनिक और मनगढ़ंत जो कानून थे, जो विश्वास थे, उसके विरुद्ध उन्होंने प्राकृतिक कानून पर विश्वास करना शुरू किया, जो कि ना तो मोनोथीज्म था ना तो पॉलीथीज्म था। अब सवाल ये उठता है कि धर्म सिर्फ एक इमेजिन रियलिटी, इमेजिन मिथ है, तो लोग उस पर यकीन क्यों रखते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला, इसकी अथॉरिटी ह्यूमन से नहीं है बल्कि सुपर बीइंग से ली गई है। दूसरा, ह्यूमन यानी मानव को आपस में कोऑपरेट करने के लिए इसमें विश्वास करना आसान लगता है। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में धर्म तो नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी कई सारी बन गई हैं जो कि मनुष्यों को एक साथ कोऑपरेट करने में मदद करती हैं, जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म आदि। बहुत सालों तक मनुष्य बस यही सोचते रहे कि जो धर्म में है वही सच है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 16वीं लगभग 14वीं शताब्दी के बाद से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी में ऐसे बदलाव आया। यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का केंद्र बन गया। इसके 2 कारण थे। यूरोपियन ने ये मान लिया कि मनुष्य सब कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हें और खोज करने की ज़रूरत है। इसलिए वहाँ के जो कैपिटलिस्ट थे उन अनुसंधानों को
स्पॉन्सर करने लगे जो नया जानने और नया खोजने में लगे थे। रिसर्च करने का सरल तरीका अपनाया गया। पहले अवलोकन इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उस अवलोकन को शामिल करके निष्कर्ष और समीकरण बनाना। इसी तरीका को उपयोग करके 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया। जो चीज़ें एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता उसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाने लगा। यूरोप की नया जानने की चाहत इतनी तेज़ी से थी कि वहाँ के विक्रेता ने स्पॉन्सर खोजना शुरू कर दिया। कोलंबस, जो कि एक मामूली विक्रेता था, उसने नए कॉन्टिनेंट यानी नए महाद्वीप की तलाश में कई शासकों से पैसे की गुहार लगाई। अंत में स्पेन के शासक ने उसके इस एक्सपेरिमेंट को इसकी खोज को फंड करने के लिए मान गए। कोलंबस ने अपने इस खोज में अमेरिका की खोज की और वहाँ से लाए हुए कच्चे माल रॉ मटेरियल्स को उपयोग करके स्पेन एक बहुत अमीर राज्य बन गया। उसका इतना बड़ा किंग के साथ साथ आम आदमी भी उसमें हिस्सा लेने लगे और इस खोज की वजह से यूरोप धरती का बादशाह बन गया। ऐसा नहीं था कि चाइना और एशिया के शासकों के पास ऐसे एक्सपेडिशन करने यानी खोज करने के लिए पैसे या टेक्नोलॉजी नहीं थे, बल्कि वो ऐसी चीज़ों में रुचि नहीं लेते थे। उनको यूरोपियन की तरह बाहर जाने और ज़्यादा जानने में रुचि नहीं थी, इसलिए चाइनीज़ और एशियन पीछे रह गए। इसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंसान अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए लकड़ियाँ जलाया करते थे। कुछ समय बाद कोयला जलाकर एनर्जी उत्पादन करने लगे। महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। स्टीम इंजन के बाद हीट एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट किया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो माल था, गुड्स था, उसका मैकेनाइज्ड किया गया है। गुड्स को मैकेनाइज्ड किया जाकर उसका उत्पादन होने लगा। आज की सोसाइटी में जिसमें हम जीते हैं, इसका टाइम टेबल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही सेट किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगी। इससे बहुत सारे लाखों लोग काम करने लगे और 9 बजे से सुबह से शाम 5 बजे तक का नौकरी करने लगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही देन है, यह एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एक देन है। लाखों लोगों को काम करने के स्थान तक पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनने लगे। उत्पादन और व्यापार में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेशनल टाइम बनाया गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में गुड्स की उत्पादन बढ़ने से एक नई समस्या सामने आ गई और वो नई समस्या ये थी कि इतने सारे गुड्स या सामान जो बन रहे हैं उसको खरीदेगा कौन। तो ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में मजदूर थे, उनकी आमदनी कम थी। इंसानों ने इस समस्या से उभरने के लिए एक और इमेजिन रियलिटी का आविष्कार किया और वह था क्रेडिट। एक और काल्पनिक रियलिटी का आविष्कार हुआ। लोगों को उधार दिया जाने लगा क्रेडिट पर। मतलब आज भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन भविष्य में आप उसे चुका सकते हैं। क्रेडिट के बाद कंज्यूमराइजेशन यानी उपभोक्तावाद का एक और फिलॉसफी आया। मार्केटिंग कैंपेन होने लगे। फैशन के नाम पर लोगों की साइकोलॉजी को मॉडिफाई किया गया। पहले ज़माने में के जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो उपभोक्तावाद के सामने एक रोड़ा था, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं और साथ में कोई नई चीज़ लेने से पहले वो एक दूसरे की ओपिनियन या विचार को ध्यान में रखते हैं, जिस कारण कोई नई चीज़ खरीदने की संभावना कम होती थी। जॉइंट फैमिली के इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की जिम्मेदारी स्टेट यानी गवर्नमेंट ने ले ली। पहले जहां कम्युनिटी इंसानों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा पर ध्यान रखती थी, अब इसे राज्य ने ले ली।
गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए पब्लिक स्कूल बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक अस्पताल बनाए, सुरक्षा के लिए पुलिस बनाई। उसके बाद यह आसान हो गया कि लोग अपनी जॉइंट फैमिली से दूर कहीं भी जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे में एकल परिवार का अस्तित्व सामने आया और जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा थीं, लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगे। ड्रीम पार्टनर से शादी करेंगे, बस अभी चाहिए, दुनिया को खोजो, ये जो भावनाएं थी वो डेवलप होने लगी। ऐसे इस तरह के कैंपेन लोगों की साइकोलॉजी को हमेशा चेंज करते रहे और उनको जॉइंट फैमिली से दूर करते रहे। पहले और भी क्या हम इंसान अभी खुश हैं? हमारा बेसिक नेचर एक हंटर और गैदरर वाला ही है। हम अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट एक सिस्टम से बंध गए हैं। अभी तक हमारा इवोल्यूशन एक नेचुरल तरीके से हुआ, पर भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोनिक ऑर्गन्स, डीएनए मॉडिफिकेशन और जो अभी जोरों पर विकसित हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल नहीं हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारे इवोल्यूशन की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। ये ह्यूमंस को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये टेक्नोलॉजी और हमारे संसाधन हम इंसानों को खुशी देंगे? अभी जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो आप देखते हैं कि मोबाइल या जो गेम्स, अभी बीच में गेम चले थे जिसमें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था, वो जो कि गेम खेलते खेलते लोग सुसाइड कर लेते थे। अभी हाल में ही एक ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल यानी गेम की मदद से धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा है। तो आगे भविष्य में क्या होगा? ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मानव की जो मनोदशा है उसके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या इस पर सारा कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो जाएगा। जैसे कि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं ऑनलाइन, या कोई सामान खरीदते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई हम सब्जेक्ट पर ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम कहाँ जाते हैं, इस सब का डाटा ऑनलाइन है। और इसी डाटा का उपयोग करके हम जब मोबाइल खोलते हैं तो अलग अलग ऐड आ जाते हैं, और वो ऐड ऐसे होते हैं कि जो आपको देखना है आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने रख दिया जाता है कि आप देखिए। और वो इस तरह बनते हैं कि आपकी हैबिट क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या मंगाते हैं खाने के लिए, क्या कपड़ा खरीदते हैं, क्या बाज़ार से सामान खरीदते हैं, और क्या उपयोग करते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, सारी जानकारी कहाँ पर जाते हैं, इसकी जानकारी उनके पास है। और इस तरह एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज भी काफ़ी हद तक आदमी जो कि एक एडिक्ट हो चुका है मोबाइल्स का या ऑनलाइन गेम का या ऑनलाइन ख़रीदारी का, या जो भी हम ऑनलाइन करते हैं, जब हम नेटवर्क में जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो उस समय हमारे आदतों को, हमको क्या देखना है, इसका कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट्स और कंपनियां कर रही हैं। तो आज हमने आपको थोड़ा सा ये बताया कि मानव का विकास 14 अरब साल पहले से जो पदार्थ और ऊर्जा और समय और स्पेस आया, उसके बाद लगभग 25 लाख साल पहले जो वानरों से विकसित होते 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अलग हुए, और होमो सेपियंस से फिर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इंसान चेंज होके आज की स्थिति में है, और फ्यूचर में क्या होगा इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है।
इसके बारे में हमने जानकारी दी। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि हम हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताएंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।